चांदपुर गांव में सूरज भान नाम का 80 साल का 4 बेटों का पिता था। वो बड़ा ही सज्जन इंसान था। उसके दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। उसका मानना था कि हमारे कर्म हमेशा हमारे साथ रहते हैं। घर में धन या किसी चीज की कमी नहीं थी। उसे चिंता रहने लगी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे जमीन जायदाद के लिए आपस में लड़ाई न करें। एक दिन सूरज भान ने अपने बेटों को अपने पास बुलाया। बेटा, अगर कल को मुझे कुछ हो जाए तो तुम चारों आपस में कभी किसी चीज के लिए लड़ाई मत करना और हमेशा मिलकर रहना, क्योंकि एकता में ही सबसे बड़ी ताकत होती है। मैंने तुम चारों के लिए बहुत कुछ रखा है। तुम्हें जीवन भर किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम चारों को सिर्फ मेरी दी हुई सीख और सौगात को संभाल कर रखना होगा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम चारों यदि साथ मिलकर कुछ करोगे तो हमेशा सफल रहोगे। पिताजी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? हमें आपका हाथ हमेशा अपने सिर पर चाहिए। हम तो आपके बिना कुछ भी सोच नहीं सकते। पिताजी, हम किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ आपका साथ चाहिए। बेटा, ये नियति है और इसके आगे किसी का वश नहीं होता। मैंने अपनी चारपाई के चारों पैरों के नीचे तुम चारों के लिए एक एक हिस्सा रख दिया है। मेरे मरने के बाद तुम सब अपना अपना हिस्सा ले लेना। सूरज भान ने अपनी चारपाई के चारों पैरों के नीचे 4 मटके रख दिए। कुछ दिनों बाद फिर से अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया। बेटा, मुझे लगता है कि अब मेरा समय बहुत निकट आ गया है। मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद तुम सब आपस में किसी भी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा करो। मैं चाहता हूं कि मेरी आंखों के सामने तुम चारों अपनी अपनी पसंद से मेरे चारपाई का एक पैर चुन लो और मेरे मरने के बाद अपनी पसंद के पैर के नीचे रखे हुए अपने हिस्से को ले लेना। पिताजी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? हमें आपका हाथ हमेशा अपने सिर पर चाहिए। हाँ पिताजी, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो बेटा, मैंने बहुत से घरों में भाई भाई को लड़ते और एक दूसरे को मारते देखा है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा आपसी प्रेम कल को रुपयों पैसों के लिए खत्म हो जाए। अच्छा होगा कि तुम मेरे जीते जी अपने अपने पसंद का पैर चुन लो, ताकि मैं सुकून से अपनी जीवन यात्रा संपन्न कर सकूं। राजू, तुम चारों भाइयों में सबसे छोटे हो, इसलिए सबसे पहले तुम अपनी पसंद का एक पैर चुन लो। उसके बाद सोहन, तुम अपनी पसंद का पैर चुनना। फिर गोपी की बारी होगी और राधे, तुम अपने भाइयों में सबसे बड़े हो, इसलिए मैंने तुम्हारे भाइयों को अपनी पसंद का चुनाव करने का मौका पहले दिया है। पिताजी, मैं जानता हूँ आप जो भी करते हैं वो बहुत सोच समझ कर करते हैं और आपकी हर बात के पीछे कोई ना कोई वजह और सीख होती है। लेकिन पिता की बात मानकर चारों ने पिता की चारपाई का एक एक पैर चुन लिया। थोड़ी देर के बाद ही सूरज भान ने अपनी आखिरी सांस ली। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। चारों बेटों ने मिलकर पिता का अंतिम क्रियाकर्म पूरी विधि विधान से किया। फिर कुछ दिनों बाद पिताजी को गए कई दिन हो गए हैं। हमें अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनके कहे अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाना होगा। हाँ भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिताजी भी तो यही चाहते थे कि हम चारों मिलकर इस घर को संभालें। ठीक है, तो चलो हम सब अपना अपना हिस्सा पिताजी की चारपाई के पैर के नीचे से निकाल लेते हैं। पिताजी ने हम चारों के लिए 4 मटके रखे थे। चलो अब हम सब एक एक करके अपने अपने मटके को देखते हैं। मेरे मटके में तो हीरे और जवाहरात रखे हैं। मेरे भी मटके में हीरे और चांदी के सिक्के रखे हैं। मेरे मटके में मिट्टी है और मेरे मटके में ये हड्डियां हैं। भैया, ये कैसा बंटवारा किया है पिताजी ने? मुझे और सोहन भैया को तो सोने चांदी और हीरे जवाहरात दिए हैं। गोपी भैया, और आपको ये मिट्टी और हड्डियां, आप दोनों इन मिट्टी और हड्डियों का क्या करोगे? पिताजी का ये बंटवारा मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है। राधे भैया, क्या आपको कुछ समझ आया? पिताजी ने हम दोनों के साथ ऐसा क्यों किया? क्या वो हमसे प्रेम नहीं करते थे? नहीं गोपाल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो हम सबसे बराबर प्रेम करते थे। उनके इस बंटवारे के पीछे कोई ना कोई कारण और सीख छुपी होगी।
गोपी भैया, कोई बात नहीं। आप और राधे भैया, हम दोनों के हिस्से में आए सोने चांदी के सिक्के और हीरे जवाहरात में से आधे आधे ले लीजिए। हो सकता है पिताजी से हिस्सा बांटने में कोई गलती हो गई हो। धीरे धीरे बंटवारे की बात पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोगों को तो पहले से ही सूरजभान के परिवार की एकता को देखकर जलन होती थी। अब तो उन्हें परिवार तोड़ने का एक मौका मिल गया। गोपी मोहनलाल को बंटवारे की बात बताता है। गांव के मोहनलाल ने गोपी और राधे से मिलकर कहा, अरे राम राम, ये तो बहुत गलत किया भाई सूरजभान ने। मुझे उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। फिर उसने ऐसा गलत फैसला कैसे लिया भैया? पता नहीं चाचा जी, ये तो पिताजी ही जानते होंगे। नहीं बेटा, तुम दोनों बहुत भोले हो। तुम्हें पता नहीं, राजू और सोहन हैं तो तुमसे छोटे लेकिन बड़े ही चालाक हैं। जरूर उन दोनों ने तुम्हारे पिता को तुम दोनों के खिलाफ कुछ समझा दिया होगा। नहीं नहीं मोहन चाचा, ऐसा नहीं है। वो दोनों हमसे छोटे हैं और हमें बहुत प्यार और इज्जत देते हैं। ठीक है चाचा जी, राधे सही कह रहा है। राजू और सोहन हमें बहुत प्यार करते हैं। 2 बच्चों को सोना, चांदी, जेवर, रुपया, पैसा सब दे दिया और 2 को मिट्टी और हड्डियां। ये क्या बात होती है भाई? गोपी और राधे मोहनलाल की बात का कोई जवाब नहीं देते हैं। ऐसे ही गांव के कई लोग गोपी और राधे को भड़काने की बातें करते हैं। दोनों बड़े परेशान होते हैं। सूरजभान का एक खास नौकर हमेशा सूरजभान के साथ बचपन से रहता था। उसने सूरजभान के बेटों से कहा, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम्हारे पिता ने ये बंटवारा क्या सोचकर किया है, परंतु इतना जरूर जानता हूं कि वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। तुम तो उनके अपने बेटे हो। हाँ गागा, आप बात तो सही कह रहे हैं। इसीलिए हम भी बहुत परेशान हैं कि पिताजी ने ये अजीब सा बंटवारा क्यों किया। चारों बेटे इस सोच में थे कि आखिर इस बंटवारे का मतलब क्या है। मुझे लगता है कि पिताजी के इस बंटवारे की पहेली को उनके मित्र और हमारे नगर के महाराज देवघर सिंह हल कर सकते हैं। चारों बेटे पिता के मित्र और अपने नगर के राजा महाराज देवघर सिंह के पास जाते हैं। महल के बाहर ही उन्हें राजकुमार मिलते हैं। फिर वो राजकुमार से पूछते हैं, महाराज कहाँ हैं राजकुमार? वे महल में ही हैं, परंतु उनके पास जरा सी भी अक्ल नहीं है। तुम उनके पास क्यों जा रहे हो? भैया, राजकुमार ने महाराज को कम अक्ल क्यों कहा? पता नहीं, चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या बात है। तभी उन्हें राजकुमारी मिलती है। महारानी जी, महाराज कहाँ हैं? वे अंधे हो चुके हैं, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। आप क्या कह रही हैं? अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो महल के अंदर जाओ और सब कुछ देख लो। चारों भाइयों को ये सुनकर बड़ा ही अजीब लगा। तभी महारानी की नजर चारों भाइयों पर पड़ती है। महारानी चारों को अपने पास बुलाती है। प्रणाम महारानी। कैसे हो तुम सब और सूरजभान कैसे हैं? महारानी, कुछ दिनों पहले पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है। ये तो बहुत दुख की बात है। हम महाराज से मिलने आए हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम उनसे मिल सकते हैं? वो कहाँ हैं? हमारे लिए तो उनका स्वर्गवास 2 साल पहले ही हो चुका है। तुम दरबार में चले जाओ, महाराज वहीं होंगे। चारों भाइयों को महारानी की बात समझ नहीं आई। फिर वो दरबार में पहुंचते हैं। वहां महाराज को देखकर चारों बेटे बहुत खुश होते हैं। महाराज से मिलने के बाद चारों बेटे अपनी समस्या को बताते हैं। तुम्हारे पिता बहुत ही समझदार और ईमानदार इंसान थे। उन्होंने जो भी बंटवारा किया है और जिसे भी जो हिस्सा दिया है वो बहुत सोच समझ कर किया होगा। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने पिता के निर्णय की इज्जत करनी चाहिए और उसके किए हुए निर्णय को खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। महाराज, हम अपने पिता की इज्जत करते हैं, लेकिन हम इस निर्णय को समझ नहीं पा रहे हैं। ये कैसा बंटवारा है? जिनके हिस्से में मिट्टी है उन्हें सारे खेत मिले हैं, और जिनके हिस्से में हड्डियां आई हैं उन्हें गौशाला और अस्तबल ये सब मिला है। महाराज, आपने हमें ये तो बता दिया कि इस बंटवारे का मतलब क्या है, लेकिन हमें अभी भी ये नहीं समझ आ रहा है कि पिताजी ने ऐसा क्यों किया। क्या वे सीधे सीधे हमें यह सब नहीं दे सकते थे? बेटा, तुम्हारे पिता ने इस बारे में मुझसे चर्चा की थी। उन्होंने मुझे ये कहा था कि मैं इस पहेली का हल तुमसे तभी बताऊंगा जब तुम चारों एक साथ मेरे पास आओगे। मतलब अगर हम में से कोई एक नहीं आता तो आप हमें इस पहेली का मतलब नहीं बताते? बिल्कुल नहीं बताता, क्योंकि तुम्हारे पिता यही देखना चाहते थे कि कल को यदि तुम में से किसी एक के पास धन की कमी हो जाए तो तुम सब एक दूसरे का साथ देते हो या साथ छोड़ देते हो। परंतु तुमने
उनकी दी हुई शिक्षा को अपने साथ रखा और 2 भाइयों के हिस्से में मिट्टी और हड्डियां आने के बाद भी तुम उनके साथ खड़े रहे। यही तुम्हारे पिता के जीवन भर की पूंजी है, जो असली मायने में उन्होंने तुम सबको दी है। महाराज की बात सुनकर चारों भाई खुश हो जाते हैं। उन्हें समझ में आ गया कि पिताजी ने क्यों ऐसा बंटवारा किया था। महाराज, अगर हमारे प्राणों की माफी मिले तो हम आपसे कुछ और भी पूछना चाहते हैं। बोलो, क्या पूछना चाहते हो? महाराज, यहाँ आने से पहले हमें राजकुमार मिले और उन्होंने कहा कि आपके पास अक्ल नहीं है। फिर हमें राजकुमारी मिली और उन्होंने हमसे कहा कि आप आंखों से अंधे हो चुके हैं, और अंत में हमें महारानी मिली और उन्होंने तो... हाँ, मैं समझ गया। महारानी को लगता है कि मैं हर समय सिर्फ अपने राज्य और प्रजा के बारे में ही सोचता हूँ, इसलिए मैं उनके साथ समय व्यतीत नहीं करता, जिसके कारण वो मुझे मरा हुआ समझती है। राजकुमार अब 17 वर्ष के हो चुके हैं और मैं चाहता हूं कि वो अपनी शिक्षा पूरी करके मेरी दी हुई परीक्षाओं को पास करें और उसके बाद मैं ये राज्य उन्हें सौंप दूं। परंतु उन्हें लगता है कि वो मेरे इकलौते पुत्र हैं, उन्हें किसी भी शिक्षा या परीक्षा की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ऐसे ही उनका राज्य अभिषेक कर देना चाहिए, इसलिए वो मुझे कम अक्ल समझते हैं। और रही राजकुमारी की बात, तो मैं राजकुमारी के लिए एक सुयोग्य वर देख रहा हूं, परंतु राजकुमारी अपने पसंद के वर से विवाह करना चाहती हैं और उन्हें लगता है कि मुझे उनकी खुशियां नहीं दिखती, इसलिए वो मुझे अंधा समझती हैं। महाराज, हम आपकी और अपने पिता दोनों की बात को पूरी तरह समझ गए। हमारे पिता ने क्यों कहा था कि एकता में बल होता है, और उन्होंने ऐसा बंटवारा क्यों किया था? क्योंकि वो चाहते थे कि हम भाइयों को ये पता हो कि हम एक दूसरे के लिए क्या सोचते हैं। उनके किए हुए बंटवारे से हम सब परेशान थे, परंतु हमारे 2 भाइयों ने पिता के किए हुए बंटवारे के बावजूद भी हमें अपने हिस्से की धन दौलत में से देने की बात कही। इसका मतलब ये है कि हमारे बीच में पैसों की वजह से कभी मनमुटाव नहीं होगा। काश मेरे पुत्र और पुत्री भी तुम्हारी तरह अपने पिता के फैसले को समझ पाते। चारों भाई अपने पिता के किए हुए बंटवारे से बहुत खुश थे। पिता के बंटवारे के बावजूद भी वो चारों साथ मिलकर रहते थे और एक दूसरे का ध्यान रखते थे। इस तरह कहानी का संदेश यह है कि सच्ची एकता और भाईचारा किसी भी भौतिक धन से बढ़कर है। परिवार में प्रेम और समझदारी से ही असली समृद्धि आती है।